Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is most merciful, the King of Kings, the Cherisher, the Sustainer, and the King of the world. Today the topic which we are going to discuss is nucleic acid. फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। बायोलॉजिकल मालिक्यूल के बारे में हम पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या चीज़ है? हम यूजुअली सुनते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, एटीपी, एएमपी, एडीपी, इसके अलावा एनएडीएच, एनएडीपी, एफएडी, एफएडीएच, ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ जो हम यूजुअली सुनते आ रहे हैं, तो ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। ये ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं क्या चीज़ें हैं, तो ये आगे जाके फिर हम क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड की तरफ आते हैं तो न्यूक्लिक एसिड, जिस तरह हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि हर एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि हर एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एक ना एक बिल्डिंग ब्लॉक से होके बनता है। तो यहाँ पर भी न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है? तो न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा कंपाउंड है या एक ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से हो के बनता है, जिसमें हमारे पास एक पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर एज द नेम इंडिकेट एक मोनोसेकेराइड जिसमें कार्बन की तादाद 5 हो तो वो पेंटोज शुगर कहलाता है। अब ये पेंटोज शुगर अगर इन केस डीएनए में है तो फिर ये कहलाता है डीऑक्सी राइबोज, जिसका फार्मूला है C5H10O4। अगर इन केस ये पेंटोज शुगर आरएनए में है तो फिर ये कहलाता है राइबो शुगर, जिसका फार्मूला C5H10O5। अगर देखा जाए तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में सिर्फ एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। अब ये ऑक्सीजन जो है वो किस कार्बन नंबर पे डेफिशिएंट है? तो वो एक्चुअली पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 2 पे डेफिशिएंट है, और इसी वजह से आरएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू डीएनए, सिर्फ एक ऑक्सीजन की वजह से। नेक्स्ट जो इसका कंपोजिशन में जो एक नेक्स्ट कंपोनेंट है वो कहलाता है फॉस्फेट बॉन्ड या फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हम PO4 से आइडेंटिफाई करते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है? तो ये फॉस्फोरिक एसिड से आता है। H3PO4 फॉस्फेट बॉन्ड रह जाता है और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना लेते हैं। जो तीसरा इसका इंग्रेडिएंट है वो नाइट्रोजनस बेस कहलाता है। नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम प्यूरीन बेसिस कहते हैं और एक को हम पैरामाइडीन बेसिस कहते हैं। प्यूरीन बेसिस जो हैं ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और पैरामाइडीन जो है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। प्यूरीन बेसिस में कौन से नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं? तो प्यूरीन बेसिस में 2 नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं। एक आता है एडानिन एंड सेकेंड इज गुआनिन, जबकि पैरामाइडीन बेसिस में 2 नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं। एक है थायमीन और साइटोसिन। जबकि आरएनए में अगर हम बात करते हैं तो आरएनए में थायमीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो यूरासिल जो है ये भी पैरामाइडीन बेसिस में आता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में था। न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से या 3 इंग्रेडिएंट से होके बनता है। इसमें एक पेंटोज शुगर होता है जिसमें कार्बन की तादाद 5 होती है।
पेंटोज शुगर इन केस डीएनए में है तो इसको हम डीऑक्सीराइबोस कहते हैं, अगर आरएनए में है तो उसको राइबोस कहते हैं, जिसका फार्मूला गिवन है। फॉस्फेट ग्रुप जो है इसका एक दूसरा इंग्रेडिएंट है, और थर्ड नंबर जो नाइट्रोजनस बेसिस है। यूजुअली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि एडानिन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है या गुआनिन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है। तो यूजुअली स्टूडेंट जो है इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि वो एडानिन को हमेशा बॉन्ड करते हैं गुआनिन के साथ। तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि प्यूरिन जो है वो हमेशा बॉन्ड बनाता है पैरामाइडिन के साथ। तो जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर में आएंगे तो फिर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि एडानिन जो है वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। न्यूक्लियोटाइड के बेस पे न्यूक्लियोटाइड के बेस पे न्यूक्लिक एसिड के फिर फर्दर 3 टाइप्स है। एक को हम मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, एक को हम डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं और एक को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है, डाइन्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल्स क्या हैं, तो इसकी तरफ आते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड एज द नेम इंडिकेट कि इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। मोनो मीन्स 1 एंड न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जब एक न्यूक्लियोटाइड से कोई भी मॉलिक्यूल हो के बनता है तो उसको हम मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। आपके बुक में गिवन है इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि पेंटोज शुगर में कार्बन की तादाद 5 होती है। वन टू थ्री फोर 5। अच्छा, आपके बुक में मेंशन किया गया है कि इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस इज अटैच टू कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर। चूँकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो आयोपेक के रूल्स के लिहाज से हम कार्बन की जो नंबरिंग है वो नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस इज अटैच टू कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर। Phosphate group is attached to carbon number 3 of pentose sugar, while another phosphate group is attached to carbon number 5 of pentose sugar. Let me repeat it again. हम जानते हैं कि पेंटोज शुगर में कार्बन की तादाद 5 होती है। फिर आपके बुक में मेंशन किया गया है कि इन टिपिकल न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर. Phosphate group is attached to carbon number 3 of pentose sugar, while another phosphate group is attached to carbon number 5 of pentose sugar. तो ये एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसका स्ट्रक्चर है, यानी कि मोनोन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड की तादाद जो है वो एक है। चूँकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 इंग्रेडिएंट से होके बनता है। एक इसमें पेंटोज शुगर है जो बीच में गिवन है, एक इसमें फॉस्फेट बॉन्ड है, यानी कि ये फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है जिसको हमने PO4 से डिस्क्राइब किया था, और एक इसमें नाइट्रोजनस बेस है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल्स की तरफ। तो यूजुअली हम जो है कुछ नेम सुनते हैं, यानी कि AMP, ADP and ATP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ATP प्रोडक्शन कैसे होती है, AMP जो है वो ADP में और ADP जो है वो ATP में कैसे कन्वर्ट होता है, इसमें एनर्जी की तादाद कितनी होती है, एक फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है और कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें जो है चैप्टर नंबर 4 में फिर मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हमने याद रखनी है कि जब एक एडिनोसिन हो और उसके साथ एक फॉस्फेट अटैच हो जाए तो हम कहते हैं कि ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, और इसी दौरान जब ये एक फॉस्फेट इसके साथ अटैच हुआ है तो 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाती है। सेम इसी तरह अब बॉडी ने मज़ीद एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर दी है और एक और फॉस्फेट बॉन्ड जो है इसके साथ मिल जाता है, अटैच हो जाता है, तो ये AMP जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ADP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और सेम इसी तरह फिर 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी जो है ये डबल हो जाती है। सेम इसी तरह जब एक और फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ पे अटैच हो जाता है तो ADP जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ATP में,
और इसमें जो है 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी जो है वो मज़ीद यहाँ पे स्टोर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में एट द सेम टाइम बॉन्ड्स जो है वो प्रोड्यूस भी होते हैं, बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक भी होते हैं, तो एनर्जी प्रोडक्शन भी होती है, एनर्जी कंजम्पशन भी होती है। ये सारे इवेंट जो है एट अ टाइम हमारी बॉडी में स्टार्ट होते हैं। तो इन केस अगर MCQs आ जाए कि AMP इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फिर नीचे ऑप्शन दिए गए होते हैं कि मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो फिर वहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडेनोसिन यानी कि मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। फिर अपने एक दूसरे क्लास की तरफ आते हैं, एक दूसरे टाइप की तरफ आते हैं जिसको हम डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो एज द नेम इंडिकेट, इसमें न्यूक्लियोटाइड की तादाद कितनी होगी? 2। डाई मीन्स 2। इसमें न्यूक्लियोटाइड की तादाद 2 होती है। 2 न्यूक्लियोटाइड आप इसमें किस तरह अटैच हो जाते हैं या होते हैं, तो वो उसकी अरेंजमेंट कुछ यूँ होती है कि इसमें एक CH 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 CH, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, फॉस्फेट, ऑक्सीजन, CH CH, ऑक्सीजन, CH CH। हम कह सकते हैं कि इन a typical nucleotide nitrogenous base is attached to carbon number 1 of pentose sugar, while phosphate group is attached to carbon number 3 of pentose sugar, while another phosphate group is attached to carbon number 5 of pentose sugar। सेम इसी तरह यहाँ पे देखा जाए ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे भी नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 1 of pentose sugar, phosphate group is attached to carbon number 3 of pentose sugar, while another phosphate group is attached to carbon number 5 of pentose sugar। तो अगर यहाँ पे देखा जाए वहाँ पे मोनोन्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड था, यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड आप इसमें अटैच हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, जो आपके माइंड में भी होगा कि जिस तरह प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड था, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, तो इन न्यूक्लियोटाइड में या न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है? तो इसमें फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज जो है वो एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज, यानी कि इस कार्बन से लेके कार्बन नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 में जो फॉस्फेट बॉन्ड के ज़रिए जो अटैचमेंट बनी है, तो इसको हम फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल डाइन्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? तो हम यूजुअली नेम सुनते हैं NAD, FAD या NADH, FADH, निकोटिनामाइड एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड या निकोटिनामाइड एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रेट या फ्लेविन एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रेट। तो हम चैप्टर नंबर 4 में फिर जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो फिर ये चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत है कि ये भी करेंसी ऑफ एनर्जी कहलाती है, यानी कि ये भी क्या है? करेंसी ऑफ एनर्जी है। जो एक MCQs यूजुअली बनता है कि एक NAD जो है ये कितने इनडायरेक्ट ATP के बराबर है, तो एक NAD जो है ये 3 ATPs के इक्वल होता है और एक FAD जो है ये 2 ATPs के इक्वल होता है। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करेंगे तो उसमें फिर हम जब ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में ATP प्रोडक्शन या ATP कैलकुलेशन करेंगे तो फिर ये चीज़ें वहाँ पे हम यूज़ करते रहेंगे, तो उसके साथ आप यूज्ड हो जाएंगे। स्टॉप।